आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक समझौते की जो न केवल भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर भी ले जाएगा। राफेल एम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि राफेल एम को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में एक सौदा हुआ है। और ये सौदा न सिर्फ एक सैन्य खरीद है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक सहयोग का प्रतीक भी है। भारत और फ्रांस ने हाल ही में लगभग 63,000 करोड़ रुपए के समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की खरीद को अंतिम रूप अब दे दिया है। अब इस समझौते में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर जेट्स भी शामिल है। तो यह सौदा भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों राफेल एम फाइटर जेट जो है वो भारत की सैन्य सेवा को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इस सौदे की क्या महत्वपूर्ण अहमियत है इस समय पे, खास तौर पर जबकि भारत के उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ अगर संबंधों को देखा जाए तो उसमें तल्खियां दिखाई दे रही हैं। विशेष तौर पर हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद आपने देखा कि कैसे पड़ोसी देश के साथ संबंध और ज्यादा तल्ख हुए हैं। ऐसे में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस डील का फाइनल हो जाना, उसको अंतिम रूप दिया जाना, वैसे ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। तो आइए देखते हैं, भारत और फ्रांस के बीच इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। अब भारत राफेल एम जो फाइटर जेट्स हैं उनकी जो पहली खेप है वो कब तक प्राप्त करेगा, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच जो रक्षा के क्षेत्र में जो सहयोग है वो किन-किन मुद्दों पर अहम होता है और कौन-कौन से ऐसे सहयोग हैं जो कि दोनों देशों के बीच हो रहे हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम समझौता जो है वो अंतिम रूप इसको दिया गया है। इसी की वजह से ये खबर चर्चा में है और विशेष तौर पर इस समय ये खबर और महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती है। तो देखिए, इंडिया फ्रांस कंक्लूड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट फॉर 26 राफेल एम जेट्स फॉर में भी। देखिए, राफेल एम है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे पहले राफेल विमान की एक खेप हमको प्राप्त हो चुकी है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए की वो भी डील थी। इसके अलावा यहाँ पर जो बात हो रही है ये राफेल एम की बात हो रही है, तो ये आप याद रखिए। अब भारत और फ्रांस ने 63 से 64,000, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये ऐसी राशि होती है जो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो उस लागत से लगभग 26 एम राफेल जो है, राफेल एम जेट विमानों की खरीद के लिए सरकारी समझौता यानी आईजीए किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2028 से शुरू होकर 2030 तक, कहीं-कहीं ये भी लिखा है कि 2029 से 31 तक, तो कन्फ्यूजन ना रखिएगा, क्योंकि 2028 के मिड से लेकर 2030 के मिड तक इसके पूरा होने की संभावना है। अब उसको आप कहीं-कहीं 2028 से 30 लिखा होगा, कहीं-कहीं 29 से 31, तो ये एक मोटा-मोटी एक अनुमान है इस पीरियड तक पूरा होने की। अब इसी वजह से ये खबर चर्चा में है। अब क्या है समझौता? तो समझौते के तहत जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत को इसमें प्राप्त होगा 26 राफेल एम फाइटर जेट। अब इस 26 में 2 श्रेणियां आपको बताई गई हैं, जिसमें कि 22 ऐसे होंगे जो सिंगल सीटर होंगे और 4 जो होंगे वो ट्विन सीटर। ट्विन सीटर का मतलब जिसमें 2 सीट होगी। अब सिंगल सीटर जो होता है जिसमें 1 सीट होती है, बेसिकली वो क्या होता है, वो वायुसेना का, हम कह सकते हैं, जो लड़ाकू संस्करण, जो लड़ाकू विमान होते हैं वो वाला संस्करण होता है। और ये इसको तब इस्तेमाल किया जाता है, इसको विशेष तौर पर डिज़ाइन किया जाता है और तब इस्तेमाल किया जाए विशेष तौर पर जब युद्ध भूमि में भेजना होता है। और इसमें क्या होता है कि ये क्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, यानी कि इसको हम चाहे आईएनएस विक्रांत हो गया या विक्रमादित्य हो गया, उन पर इनको कैरी करते हैं और फिर वहाँ से ये नौसेना के, हम कह सकते हैं कि जो जहाज होते हैं, जो युद्धपोत होते हैं, उन पर ये रहते हैं और उन पर से ये फिर उड़ान भरते हैं। फिर हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर भी मार करते हैं। तो बहुउद्देश्य मारे करने में ये सक्षम है, इसलिए भी इनकी उपयोगिता होती है। तो जो सिंगल सीटर होता है विशेष तौर पर वही असली लड़ाकू विमान है, और जो ट्विन सीटर होता है उसमें एक ट्रेनर की सीट होती है। तो इसका इस्तेमाल विशेष तौर पर क्यों किया जाता है? तो ट्रेनिंग देने के काम में आता है। तो 4 ऐसे विमान मिलेंगे जो कि ट्रेनिंग के काम आएँगे, जो ट्विन सीटर होंगे जिसमें 2 सीट होगी, और बाकी जो होंगे जो 1 सीटर है वो विशेष तौर पर जो युद्ध भूमि में हमें काम आएँगे। अब इसमें क्या ख़ासियत होती है तो उसको भी हम बताएँगे। अब देखिए, इसमें ये तो सौदा हुआ ही है, इसके अलावा अन्य तकनीकी पक्षों पर भी यहाँ पर इस समझौते में सौदा हुआ है। अब देखिए, ये विमान क्या होता है, इसकी खास बात क्या है? तो जो नौसेना के जहाज होंगे, जैसे आईएनएस विक्रांत है, मान लीजिए उस पर इसको तैनात कर दिया जाएगा जब, तो ये क्या करेगा, इसकी खासियत ये होती है कि इसकी विशेष डिज़ाइन होती है, और उस विशेष डिज़ाइन के अलावा ये 4.5 जनरेशन का माना जाता है। यानी कि जो 90 के दशक में जो जिस जनरेशन का प्रयोग हो रहा था उससे एडवांस और 5th जनरेशन से थोड़ी-सी इसमें कुछ-कुछ कमियाँ हैं। लेकिन फिलहाल ये
उन्नत तकनीक मानी जाती है लड़ाकू विमानों के अगर फील्ड में आप देखेंगे। अब इसमें स्की जंप टेक ऑफ की टेक्निक होती है। स्की जंप का मतलब टेक ऑफ का मतलब होगा और अरेस्ट हुक लैंडिंग, मतलब लैंडिंग का मतलब जो आपने देखा होगा, कई बार मूवीज में देखा होगा, ये वीडियोस में देखा होगा। अमूमन क्या होता है, लैंड करने के लिए एक लंबे रन की जरूरत होती है, वैसे ही टेक ऑफ के लिए भी लंबे रन की जरूरत होती है, लेकिन लड़ाकू जो विमान होते हैं उनके लिए उतना लंबा रनवे का उपलब्ध होना आसान नहीं होता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि इसकी जंप टेक ऑफ हो, इसका मतलब थोड़े ही स्थान पर वो टेक ऑफ कर सके, तो ऐसी इसकी डिजाइन भी होती है, इस तरह की तकनीक भी इस्तेमाल की जाती है। और कम जगह में उसको रोका जा सके तो अरेस्टर हुक लैंडिंग होती है, जिसमें कि कुछ स्टील के बने हुए हुक लगे होते हैं, जिसपे कि विमान पर ये लड़ाकू विमान सतह पर उतरेगा और उस हुक में इसके नीचे की जो डिजाइन होती है वो फंस जाती है और उसमें रोका जा सकता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है उन हुक्स की वजह से। तो ये दोनों तकनीकी का इसमें प्रयोग किया गया है। अब इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, तो इसके लिए जो नीचे की इसकी सतह बनाई जाती है, इसका जो ढाँचा बनाया जाता है वो मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि कम जगह में भी ये एडजस्ट हो जाए। तो ये सारी खूबियाँ इस विमान में हैं, जिसकी कि यहाँ पर डील पक्की की गई है। अब देखिए इसमें इसके अलावा क्या हुआ है, तो प्रशिक्षण और सिम्युलेटर, साथ ही साथ भारतीय नौसेना के पायलट और तकनीकी स्टाफ को राफेल एम के संचालन करने के लिए और उसके रखरखाव के लिए पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस डील में सिर्फ हमें 26 राफेल एम फाइटर जेट ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि हमको इस इनकी ट्रेनिंग के लिए और इनके, हम कह सकते हैं कि संचालन और रखरखाव के लिए जो पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए भी ये समझौता यहाँ पर किया गया है कि ट्रेनिंग भी मिलेगी। यहाँ के लोगों को ट्रेन भी किया जाएगा कि इस विमान का रखरखाव कैसे करना है, इसको कैसे बेहतर तरीके से इसका संचालन हो सके, इन चीज़ों के। इसके अलावा हथियार प्रणाली को लेकर भी समझौता है, जिसमें कुछ ज़रूरी मिसाइलें और हथियार भी हैं। इसके अलावा प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक्स, इसका ये मतलब हुआ कि विमान जो है उसका मरम्मत और संचालन की गारंटी प्रणाली, मतलब कि जब तक ये प्रॉपर वे में ये विमान अपनी सेवा न देने लगे, तब तक की एक गारंटी के तौर पर इस प्रणाली को देखा जाता है, जिसमें कि जिसको कि पीबीएल कहते हैं, यानी प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक्स इसको कहा गया है। कोई भी मतलब पार्ट अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे, और ये एक गारंटी के तौर पर, ठीक उसी तरह जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, उसमें तब तक आपको, जिसको वारंटी कहते हैं, कोई चीज़ खराब होती है तो उसको चेंज कर दिया जाता है निःशुल्क रूप से, तो उसी तरह का कुछ ये समझौता है। अब आईएएफ के लिए, यानी इंडियन एयर फोर्स के लिए कुछ अतिरिक्त उपकरण भी वो उपलब्ध कराएँगे इसी समझौते के तहत, जिसको फाइनल किया गया है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तकनीक भी स्थानांतरित की जाएगी, मतलब हस्तांतरित की जाएगी फ्रांस के द्वारा भारत को। और इसमें क्या होगा, जो भारत का जो अस्त्र है, जो भारतीय स्वदेशी अस्त्र मिसाइल है, उसको राफेल एम में इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं तकनीकी हस्तांतरण की वजह से भारत की स्वदेशी जो मिसाइल है वो इस राफेल एम जो आपका लड़ाकू विमान है उसके साथ इंटीग्रेट होगा। ये एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा भारत में ही राफेल का फ्यूजेलाज, यानी कि जो राफेल का मुख्य ढांचा है वो भारत में ही विकसित किया जाएगा, बनाया जाएगा। ये इसका भी प्रोडक्शन होगा। साथ ही साथ एमआरओ, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल की सुविधाएं भी भारत में स्थापित की जाएंगी। जैसे कि इसका इंजन हो गया, इसका सेंसर हो गया, इसके हथियारों की मरम्मत के सेंटर्स हो गए, ये सारे भारत में ही बनाए जाएंगे, यानी एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की सुविधा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। अब राफेल एम की क्या विशेषता है, तो देखिए एक तो शुरू में ही आपको बताया गया कि ये किस जनरेशन का है, किस पीढ़ी का है, तो 4.5 जनरेशन का ये राफेल लड़ाकू जेट विमान है। और साथ ही साथ दशाल्ट एविएशन के द्वारा इसको बनाया गया है राफेल एम को। अब ये क्या है, उन्नत हथियार है। उन्नत हथियार इसलिए है, क्यों? क्योंकि इसकी खूबी ये है कि हवा से हवा में मार कर सकता है, हवा से जमीन पर कर सकता है। देखिए मेटियोर, मेटियोर का मतलब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी ये ले जा सकता है। इसके अलावा स्कैल्प जो क्रूज मिसाइलें होती हैं, 5 से 60 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलों को ये अपने साथ ले जा सकता है। एक्सोसेड एंटी शिप जो मिसाइलें होती हैं, उनको भी, जो कि समुद्र में मार करने की क्षमता है। तो हम कह सकते हैं कि आकाश में, जल में और थल, तीनों ही जगह जो मिसाइलें मार कर सकती हैं, उनको लेके जाने की और उनको वार करने की सुविधा उनसे सुसज्जित होने की वजह से इसको उन्नत हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा इसमें बेहतर सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, यानी सेंसर की ऐसी व्यवस्था है कि सारी सूचनाएं आपको एक जगह मिलेगी, तो पूरे युद्ध में क्या चल रहा है, ये विमान कैसे जा रहा है, कहाँ अटैक कर रहा है, वो सारी चीजें एक जगह मिलेंगी, सारी सूचनाएं एक जगह मिलेंगी, जिससे कि इसकी मारक क्षमता और बेहतर हो जाती है। इसके अलावा आप देखिए इसमें RBE-2 AECA रडार, यानी कि इसमें ऐसा रडार है जो कि दूर के दुश्मन को भी जल्दी से पहचान लेगा। बादलों के पीछे भी अगर कोई छुपा हुआ है तो उसको भी ये जान लेगा। किसकी वजह से? तो RBE-2
AESA रडार की वजह से, जिससे कि बादलों में छिपे विमान को भी ये ढूंढ निकालने में आसानी से सक्षम है। FSO यानी कि फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या है कि थर्मल और ऑप्टिकल ट्रैकिंग करता है, बिना रडार चलाए लक्ष्य को देखता है इस तकनीकी की वजह से। और स्पेक्ट्रा वारफेयर सिस्टम भी इसमें है, जो कि दुश्मन की मिसाइल से रक्षा करती है। स्पेक्ट्रा वारफेयर सिस्टम हम कह सकते हैं कि दुश्मन की जो भी प्रणाली, जैसे दुश्मन के रडार से बचने के लिए ये प्रणाली सक्षम है, उसको दुश्मन के रडार से बचाएगी। इसके अलावा ये अन्य भी तकनीकी कौशल में वृद्धि करने का काम करती है। तो राफेल एम की ये कुछ खूबियां हैं। इसके अलावा इस विमान को आप यहाँ पर चित्र में देखिए। एक तो इसकी डिजाइन इस तरह से बनाई गई है कि कम जगह में ये पार्क हो सकती है, जगह कम लेगी। इसके अलावा इसका जो एयर फ्रेम बनाया गया है वो क्या बनाया गया, बहुत सुदृढ़ बनाया गया है, जिससे कि जब लैंडिंग करेगा तो जो तकनीकी शुरू में ही आपको बताई गई है, अरेस्टर हुक लैंडिंग करेगा या स्की जंप टेक ऑफ करेगा, दोनों कंडीशन के लिए ये उपयुक्त है। इसके अलावा इसके जो विंग्स हैं वो फोल्डिंग विंग्स हैं, जिसकी वजह से तंग जगह में भी अपने आप को पार्किंग इसकी संभव हो सकती है। इसके अलावा जो मजबूत लैंडिंग गियर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जब जहाज की सतह पर ये उतरेगा तो इसके नीचे की सतह डैमेज नहीं होगी। और विशेष तौर पर अगर समुद्री वातावरण की बात करें तो जो खारापन होता है समुद्र का, उसकी वजह से जो विमान होते हैं उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर हम कह सकते हैं कि नुकसान होने की संभावना होती है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर क्या किया गया, एक विशेष प्रकार की कोटिंग की गई है। इस कोटिंग की वजह से ये विमान का जो खारापन विमान जो है वो उसके ऊपर समुद्र के खारेपन का असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा डेटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, सभी जगह सेंसर से प्राप्त सूचनाएं एक ही स्क्रीन पर दिखाई देंगी, जिससे कि विमान आसानी से, हम कह सकते हैं कि सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करके एक ही स्क्रीन पे कनेक्ट करेगा, जिससे कि इस विमान को अपने लक्ष्य को भेदना आसान होगा और ज्यादा इसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा एक ही उड़ान के दौरान ये हवा से हवा में, हवा से जमीन, दोनों मिशनों में सक्षम है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। और भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के ऊपर इसका परिचालन किया जाएगा, जब ये भारत को उपलब्ध हो जाएगा। अब भारत फ्रांस रक्षा संबंधों पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि भारत और फ्रांस के रक्षा संबंध काफी बेहतर है। अब ऐसी दशा में अगर आप देखिए रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत तो भारत और फ्रांस के बीच अगर आप देखेंगे तो शीत युद्ध के बाद ये पहला देश है जिससे होती है। तो 1998 में ही दोनों के बीच में रणनीतिक साझेदारी देखने को मिली थी। 2023 में साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी हुई थी। उसी समय क्षितिज 2047 के नाम से एक रोड मैप भी लॉन्च किया गया था। और ये रोड मैप 2047 तक जाते जाते ये टारगेट है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसकी दिशा तय करेगा। इसी वजह से इस रोड मैप को जारी किया गया, क्योंकि 2047 में आप देखेंगे कि भारत की आजादी का भी 100 वर्ष पूरा होगा और इसी समय भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध है उसका भी 100 वर्ष पूर्ण होगा। हालांकि दोनों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी उसकी शुरुआत जरूर हम देख सकते हैं यहाँ पर 1998 में हुई है, लेकिन अगर दोनों देशों के संबंधों की केवल बात करेंगे, राजनयिक संबंध की बात करेंगे, तो वो उसके 100 वर्ष 2047 में पूरे होंगे। भारत की आजादी के साथ ही दोनों देश के बीच संबंध डेवलप हो गए थे। अब रक्षा औद्योगिक रोड मैप 2023 में भी लॉन्च हुआ था। 2023 में ही रक्षा औद्योगिक रोड मैप भी लॉन्च हुआ था, जिसके तहत यह तय हुआ था कि दोनों ही देश जो सैन्य रूप से हार्डवेयर हो गया या चाहे सैन्य रूप से हार्डवेयर का चाहे विकास करना हो, चाहे उसकी डिजाइन को तैयार करना हो, दोनों देश मिलकर इसको तैयार करेंगे। और इसमें जो भी हम कह सकते हैं उन्नत तकनीकी होगी उसको दोनों देश साझा करेंगे, विशेष रूप से पनडुब्बी के निर्माण में और तोप या टैंक के निर्माण में। अब देखिए इसमें फ्राइंड एक्स की बात होगी, यानी फ्रांस इंडिया डिफेंस स्टार्टअप एक्सलेंस की बात होगी। इसके तहत ये तय किया गया। पहले तो ये जानिए कि जो फ्रिंड एक्स है, यानी कि फ्रांस इंडिया डिफेंस स्टार्टअप एक्सलेंस है, ये बेसिकली क्षितिज 2047 जो है और रक्षा औद्योगिकी रोड मैप, इन्हीं दोनों के तहत ये शुरू किया गया था। और ये बेसिकली संबंधित था किससे, तो रक्षा स्टार्टअप के लिए दोनों देश एक सहयोगात्मक मंच का निर्माण करेंगे। ये इसी की वजह से शुरू किया गया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रेंड एक्स क्यों शुरू किया गया, तो रक्षा स्टार्टअप के लिए दोनों देश एक दूसरे को सहयोगात्मक मंच प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत किए थे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में पनडुब्बी सहयोग से आप परिचित ही हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट 75 जिसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण भी किया गया, वो भी भारत और फ्रांस के बीच सहयोग का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसमें अब क्या हो रहा है, तो इन पनडुब्बियों में जो कि स्कॉर्पियन क्लास की फ्रांस की मदद से भारत में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनाई गई थी प्रोजेक्ट 75 के तहत। अब इसमें बात हो रही है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP लगाने की योजना। इसके अलावा भविष्य में यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट 75 AI है, यानी AI का इस्तेमाल करके, और P75 AS पनडुब्बियों पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग होने की संभावना है।
2016 में भारत ने 60,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान भारत ने अपने एयरफोर्स के लिए खरीदे थे। और अभी जो ये समझौता आपके सामने दिखाई दे रहा है राफेल एम फाइटर जेट्स का, ये किसको मजबूत करेगा? तो भारत की नौसैनिक शक्ति को मजबूत करेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी दोनों देशों के बीच सहयोग का उदाहरण हाल ही में आपने देखा कि अस्त्र मिसाइल को राफेल जेट में कैसे इंटीग्रेट किया गया। तो भारत में फाइटर जेट्स के फ्यूजोलाज यानी कि भारत में जो फाइटर जेट्स का जो ढांचा तैयार किया जाएगा वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का उदाहरण है। इसके अलावा एमआरओ यानी कि उनके मेंटेनेंस के संबंध में जो सुविधाएं शुरू की गई हैं, वो भी मेंटेनेंस हो, चाहे रिपेयर हो, चाहे ओवरहाल हो, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सहयोग को दर्शाती हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में अलग-अलग सैन्य अभ्यास भी होते रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को दर्शाते हैं। अब देखिए भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास वरुण काफ़ी चर्चित रहता है, जो नौसेना का अभ्यास है, जो कि नियमित द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी कि भारत और फ्रांस दोनों इसमें इस नौसेना अभ्यास को करते हैं। इसके अलावा अभ्यास शक्ति भी है, जो कि सेना का है, ग्राउंड ऑपरेशन पर केंद्रित है। इसके अलावा अभ्यास गरुड़ आपने सुना होगा, कि वायुसेना का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। तो चाहे वायुसेना का अभ्यास हो गया, चाहे सेना का हो गया या नौसेना का हो गया, तीनों अभ्यास आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा तरंग शक्ति जो कि बहुराष्ट्रीय एयर ड्रिल है, जिसमें कि फ्रांस भी भाग लेता है। तो हम कह सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच में चाहे वो जल हो, थल हो या वायु हो, तीनों ही सेनाओं के जो अलग-अलग युद्धाभ्यास है, वो तीनों ही क्षेत्रों में, रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोगात्मक रवैये का परिलक्षण करते हैं। तो सैन्य अभ्यास इस दिशा में बयां कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन वर्तमान में इस सहयोग को आप किस रूप में देख रहे हैं? और क्या इस राफेल एम फाइटर जेट की जो खरीद है, इसकी आवश्यकता भारत को इस समय कैसे मजबूत करेगी? इस पर आपकी क्या राय है? इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। देखिए, भारत में फिलहाल अगर आप देखें तो चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान, इधर बीच कुछ अन्य देशों से भी संबंधों में थोड़ी तल्खियाँ देखी गई। तो इस लिहाज से भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके लिहाज से भारत के लिए जल के अलावा थल में और वायु में, इन तीनों ही सेनाओं में मजबूत होना ज़रूरी है। देखिए, थल सेना तो भारत की वैसे भी ठीक है। लेकिन जो विशेष तौर पर ये जो समय था, यहाँ पर नौसेना को मजबूत करना ज़रूरी है। चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख लें, क्योंकि व्यापार का एक मार्ग भी है। तो हम जल सेना में इधर भी जैसे हूथी विद्रोहियों ने जिस तरह से आतंक मचाया, जैसे ट्रेड जो मार्ग था उसको प्रभावित किया, तो इसमें जल सेना की जो शक्ति है उसको मजबूत करना किसी भी राष्ट्र के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए वर्तमान समय में ज़रूरी है। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क के साथ अगर संबंध आपके बेहतर नहीं है, तो आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ बाह्य सुरक्षा के लिए भी इस तरह के कदम महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा वो कौन से बिंदु हैं जो आप सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस का जो ऑफलाइन बैच है, हिंदी माध्यम का 29 अप्रैल शाम 6 बजे से और अंग्रेजी माध्यम का 7 मई सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है। हमारे नोएडा की क्लासेस में 8750187501 पर कॉल करके विस्तार से आप जानकारी ले सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न, इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं इसका जवाब देने की। राफेल एम को भारत में नौसेना के किस प्रमुख प्लेटफॉर्म से संचालित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? विकल्प आपके सामने है, आईएनएस विराट, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रांत या आईएनएस विशाखापत्तनम। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। करते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।